ये भक्ति योग भी हम कर चुके थे, कर्म योग भी हो गया था, लय मंत्र राजयोग, फिर सकारात्मक मानसिक परिणाम भी। हाँ, यहाँ पर हम हैं पेज नंबर 18 पर, मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया का प्रभाव। पेज नंबर 18 पर आज हम स्टार्ट करेंगे। एक खुशहाल जीवन के लिए मानसिक स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में हम खुश रहकर भी खुश नहीं हैं, क्योंकि सोशल मीडिया हम में हर रोज किसी न किसी बात को लेकर हीन भावना पैदा करता है। जैसे एक कॉलेज का छात्र फुटबॉल में बहुत अच्छा है, लेकिन वह हर रोज दोस्तों की उनकी गर्लफ्रेंड के साथ तस्वीरें देखकर हीन भावना से भर जाता है और वह सोचने लगता है कि उसकी तो कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं, तो वह ज्यादा खुश, कोई गर्लफ्रेंड होती तो वह भी ज्यादा खुश होता। तो यह एक मानवीय प्रवृत्ति है जिससे हम बच नहीं सकते, और ये कभी ना कभी हमारी मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। लेकिन दोस्तों, यकीन जानिए कि मैं भी इस तरह की हीन भावना विषय का सामना कर चुकी हूँ, लेकिन जब कभी मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी से कम हूं, तो मैं अपनी डायरी में वो चीजें लिखती हूँ जो परमेश्वर ने मुझे दी है, जैसे मेरी क्षमताएं, मेरा परिवार, लेकिन सबसे अधिक परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं इस जीवन के लिए और इसके बाद जीवन के लिए। दुनिया की कई स्टडीज में यह बात निकल कर आई है कि सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल यानी कि इसका ओवरडोज यूजर के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, और ऐसा उन किशोर यानी टीनेजर्स के साथ ज्यादा होता है जो पहले से डिप्रेशन, स्ट्रेस या एंजाइटी के ज्यादा शिकार होते हैं। तो देखिए क्या होता है कि सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके माध्यम से हम दिन भर पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट रहते हैं, या हम देख पाते हैं कि दुनिया में क्या क्या चल रहा है। तो लेकिन उसकी अति कई बार नुकसानदायक हो जाती है। अगर आप उसका सीमित मात्रा में उपयोग करेंगे तो डेफिनेटली आपको उससे अच्छे फायदे मिलेंगे, अच्छी चीजें जानने और सीखने को मिलेंगी। पर अगर आप उसका अत्यधिक यूज करते हैं और गलत तरीके से उसको यूज करते हैं, तो वो आपकी मानसिकता को प्रभावित करता है। हमारी मानसिकता क्या होता है कि देखिए, वहां पे जो कंटेंट डाला जा रहा है, वो क्रिएट किया जा रहा है, वो हो सकता है आप बहुत सारे कंटेंट ऐसे देखते हैं, बहुत सारे लोगों के लाइफ देखते हैं जिसमें आपको सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा दिखाया जाता है, तो ऐसा नहीं होता। वो तो सिर्फ एक कंटेंट है जिसको कि क्रिएट किया गया और अपलोड किया गया, तो उससे आप वो रियल नहीं होता। जैसे आप एक मूवी देखते हैं, एक फिल्म देखते हैं, तो उसमें आप सब जानते हैं कि एक फिल्म है, आप उससे उन चीजों से या उन वहां से उतना प्रभावित नहीं होते कि उनके जी, आपको पता है कि वो रियल नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पे जो प्लेटफॉर्म्स आप और हमारे बीच के लोग जब कंटेंट डालते हैं, तो हम उनकी जो बहुत ही अच्छी चीजें या दिखाई दे रही होती हैं, उन चीजों से प्रभावित हो जाते हैं। हमें लगता है कि अच्छा, ये लोग वहां घूमने गए, हम नहीं गए, अच्छा इन्होंने ऐसे कपड़े पहने, ऐसे हमारे पास नहीं है, अच्छा हम भी नेक्स्ट फंक्शन में इसी तरीके से तैयार होंगे, उसमें ऐसा गेटअप लेंगे, ऐसे चीजें करेंगे, तो वो चीजों में हम उलझने लगते हैं। तो वहां पे आपको उन चीजों से प्रभावित नहीं होना है, आपको अपनी रियल लाइफ देखनी है और उसी को एंजॉय करना है। सोशल मीडिया पे जो लाइफ है, ये आपको समझना पड़ेगा कि वो रियल लाइफ नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल लाइफ दिखाई जाती है, जो कि कंटेंट के माध्यम से उस पर अपलोड किया जाता है। तो अगर आप उन चीजों को रियल मानने लगते हैं, तो वहां पर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो आप उन्हें अगर एक सिर्फ कंटेंट के तौर पे देख के, लेकिन उसमें भी समय सीमा होनी चाहिए। तो कुछ चीजें अगर आप देखते हैं, लेकिन उनको एक कंटेंट की, हाँ ये सिर्फ आपने कुछ देखा, लेकिन उससे
प्रभावित नहीं हो कि मुझे भी ऐसा ही करना है, या मेरे पास भी ये चीजें होनी चाहिए, या मुझे भी यहाँ घूमने जाना है, हर कोई व्यक्ति जा रहा है बस हम ही नहीं जा रहे। तो ये चीजें हमारी मानसिकता को प्रभावित करती हैं। तो यहाँ से आपको प्रभावित नहीं होना है। उसको अगर आप दूसरा नजरिया भी हो सकता है, अगर उस प्लेटफॉर्म को आपको सीखने का माध्यम माने, वहां से कुछ अच्छा आप सीख सकते हैं, बहुत सारे अच्छी ऐसी चीजें हैं, तो उसको पॉजिटिवली लीजिए। जो अच्छी ज्ञानवर्धक चीजें हैं उनको अगर आप सुनते हैं, देखते हैं, तो उनका आप उपयोग करें, उस रूप में उपयोग करें, है ना। तो किस चीज का किस रूप में उपयोग करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो हमारे जीवन को आजकल बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है। तो उससे जब तक हम उसे उसको ये नहीं मानेंगे कि ये रियल नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल क्रिएट किया हुआ एक कंटेंट है, एक जीवन दिखाया जा रहा है जैसे कि फिल्मों में होता है, तो एग्जैक्टली वही चीज है। बस अंतर इतना है कि वहां पे पर्टिकुलर कुछ कैरेक्टर्स होते हैं मूवी में, फिल्मों में। यहाँ पर आप और हमारे बीच के लोग ही उन चीजों को वहां पे दर्शाते हैं। तो हम उन चीजों से प्रभावित ना होकर कि अच्छा ये लोग वहां गए तो हम भी जाएंगे, या हमें भी जाना चाहिए, अगर हम नहीं गए तो गलत हो गया, तो वो चीजें हीन भावना आती है। तो वहां पे आपको उसको उस रूप में ना लेकर उसको पॉजिटिव, उसको एक सीखने का माध्यम ले, जहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन के लेवल को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर वैसा ही जिएंगे तो ही आप खुश रहेंगे। अगर आप सिंपल सादा जीवन जीते हैं तो आप अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ, तो आप ज्यादा खुश रहेंगे। तो इस चीजों में आपको नहीं उलझना चाहिए कि क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है कि कहाँ तक है ये। तो आप इसको कहीं तक एंडलेस है, इसको कहाँ तक आप फॉलो करोगे, तो और गहरा आप चाहते जाएंगे, तो उसमें उतना गहरा जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो आपको बस उसको एक प्लेटफॉर्म, एक ये समझना है कि हाँ, आपने अगर कोई कंटेंट देखा तो बस ठीक है, ये नॉर्मल एक कंटेंट था, आपने उसको देखा और बस भूल जाइए। ठीक है। अगर आप उससे अपने जीवन को कंपेयर करने लगते हैं तो वहां प्रॉब्लम आती है। जैसे अगर आप कभी किसी मूवी से अपनी लाइफ को कंपेयर नहीं करते हैं, है ना, नॉर्मली नहीं करते हैं, तो ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता है कि ये मूवी है और ये मेरा रियल लाइफ है, तो हम वहां पर कंपैरिजन नहीं लाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर जब हम कंटेंट देखते हैं बहुत सारे लोगों को डालते हुए, तो हम उन चीजों से प्रभावित होने लगते हैं और उन चीजों से कंपेयर करने लगते हैं अपनी लाइफ को। तो आपको उसको बिल्कुल एज इट इज वैसे ही मानना है जैसे कि एक फिल्म या मूवी, वो एक कैरेक्टर्स हैं, वो अपना वहां पे रोल प्ले कर रहे हैं, और उसके बाद उनका जीवन भी वैसा ही है जैसा कि आपका और हमारा जीवन। ठीक है। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, और हाँ, साथ में अपने बच्चों को भी बतानी पड़ेंगी कि वो एक आर्टिफिशियल लाइफ है, वो कोई रियल लाइफ नहीं है। ठीक है। तो अगर आप ये चीज समझ जाते हैं कि एक रियल चीजें नहीं हो रही हैं, तो फिर आप उन चीजों से डिप्रेस नहीं होगे, प्रभावित नहीं होगे, आपके अंदर हीन भावना भी नहीं आएगी। ऑनलाइन होना, जुड़ना, देखिए अभी जैसे आप और हम भी ऑनलाइन के माध्यम से ही जुड़ रहे हैं, तो ऑनलाइन होना या किसी भी प्लेटफॉर्म का उपयोग, सदुपयोग या दुरुपयोग, वो आपके हाथ में है। तो वो कैसे आप उसका उपयोग कर सकते हैं, वो करने वाले के हाथ में है। ऑनलाइन होना, जुड़ना, सीखना महत्वपूर्ण फीड को शेयर करने का शानदार अवसर उपलब्ध कराता है, लेकिन उसके साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप बिना सोचे समझे एक दिन में सोशल मीडिया पर कितना समय बिताते हैं? जागने के बाद, बिस्तर में जाने से पहले, खाने के दौरान, मेट्रो में, गाड़ी में सफर करते हुए फौरन सोशल मीडिया अकाउंट ये देखने के लिए खोलते हैं कि क्या नया हुआ, बिना अंदाजा लगाए कि सूचना से अपडेट रहने की आदत मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डालती है।
तो उसको यहाँ भी जैसे कि अगर आप खाना खाने, ये आपको जैसे भाई खाना खाते समय आप ये नियम बनाएं कि आप सोशल मीडिया का यूज नहीं करेंगे खाना खाते हुए या खाना बनाते हुए भी। तो बहुत से लोग तो खाना भी बना रहे होते हैं और दूसरी तरफ मतलब अपने सोशल मीडिया को भी देख रहे होते हैं, तो माइंड कंसंट्रेट नहीं होता। अगर आप एक समय में एक से ज्यादा काम करते हैं तो वो आपके माइंड को कंसंट्रेट नहीं होने देता। जैसे कि आप खाना बना रहे हैं या खा रहे हैं तो उसमें पूरा आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए। और अगर साथ में ही आप वहां पे टीवी भी देख रहे हैं, फोन देख रहे हैं ऐसा, तो कोई भी कंटेंट, तो आपका पूरा माइंड उस कंटेंट पे होगा ना कि खाने पे। और उससे क्या प्रॉब्लम आती है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या खाया, और उसी के अकॉर्डिंग हमारे एंजाइम सीक्रेट होते हैं। जब हमारी ज्ञानेंद्रियां, क्योंकि अपनी आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो दूसरे काम में बिजी हो गई, सेंस ऑर्गन्स, आपकी आईज है ना, आईज भोजन पे ध्यान नहीं है। आईज का ध्यान कहाँ है? आपके टेलीविजन पर या फोन पर, वहां पे है। तो उसे आई, तो उससे क्या होएगा कि जब तक सेंस ऑर्गन्स इन्वॉल्व नहीं होंगे तो हमारे माइंड को मैसेज नहीं जाएगा, और वहां से जो सिग्नल है एंजाइम्स रिलीज होने के लिए, डाइजेशन के लिए, सो वो प्रोसेस ही नहीं प्रॉपर चलेगा। तो उसके लिए आपकी ज्ञानेंद्रियों का आपके भोजन पर ध्यान केंद्रित होना जरूरी है। इसी तरीके से खाना बनाते समय भी आपका ध्यान खाना बनाने पर ही होना चाहिए। जो भी आप काम करें, खाना बनाना या खाने की बात नहीं है यहाँ पे। आपको जो भी आप काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या कोई भी आप काम कर रहे हैं, तो उसमें फोकस, कभी दो काम एक साथ नहीं करने चाहिए। दो काम आप एक साथ करोगे कोई भी काम बेहतर से नहीं हो पाएगा, ठीक है? ना ही आपका वो काम अच्छे से होगा, ना ही दोनों काम आपके खराब, क्योंकि हर एक काम को एकाग्रता चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, फोकस चाहिए। तो जैसे सोने से पहले, आप अगर सोने से पहले फोन देखते हैं तो देखिए, फोन देखना या आप जैसे सोशल मीडिया को देख रहे हैं तो ये भी एक एक्टिविटी है हमारे माइंड के लिए। ये आप तो आपको ऐसा लगता है कि रिलैक्सेशन के लिए आप फोन देख रहे हैं कि अब चलो सब काम वाम खत्म करके अब थोड़ी देर फोन देख लेते हैं तो थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। बट माइंड के लिए फोन देखना एक एक्टिविटी, एक काम है, तो उसमें वो पूरे तरीके से एंगेज है। अगर आप सोने से पहले भी फोन देख रहे हैं यानी कि आपका मस्तिष्क पूरी तरीके से व्यस्त है उस काम में, और आप तुरंत फिर सोने की अगर कोशिश करते हैं तो वो हो सकता है एक दो दिन के लिए अच्छा हो, बट वो आपकी नींद की क्वालिटी को खराब करता है, और लॉन्ग टर्म इसी रूटीन को फॉलो करने से आपकी नींद भी खराब होती है। तो आपको सोने से पहले किसी भी एक्टिविटी में नहीं जाना चाहिए। फोन देखना को ये समझना चाहिए कि वो एक रिलैक्सेशन का काम नहीं है, आपको लगता है, लेकिन आपका आईज, आपका माइंड, उसमें सब कुछ, हाथ, आईज, माइंड, सब कुछ एंगेज है उस काम में। तो ऐसा करते हुए तो आप कैसे अच्छी नींद ले सकते हैं? तो अच्छी नींद के लिए तो माइंड का रिलैक्स होना, और जब आप फोन देख रहे हैं, किसी उस काम में व्यस्त हैं, तो उस ब्रेन वेव्स भी उसी के अकॉर्डिंग चलती हैं, है ना? तो क्या होगा कि आपका ब्रेन वेव्स उसी तरीके से एक्टिव रहेगा जैसे कि दिन भर एक्टिव था जब आप पूरा दिन में काम कर रहे थे। लेकिन सोने से पहले तो आपका माइंड रिलैक्स हो जाना चाहिए, ब्रेन वेव्स डाउन होनी चाहिए, जो कि रिलैक्सेशन के लिए जरूरी है। तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि जब आप फोन देख रहे हैं तो ब्रेन वेव्स ही चेंज नहीं होंगी। हार्मोनल सीक्रेशन, जैसे दिन भर के काम के लिए तो सेरोटोनिन हार्मोन सीक्रेट होना चाहिए, और रात को सोने के लिए मेलाटोनिन हार्मोन चाहिए। तो मेलाटोनिन कब सीक्रेट होता है? जब उसको लगता है कि आपने काम वाम सब खत्म कर लिया है, अब आप रिलैक्स हैं और अंधेरा हो गया है, यानी कि अब सोने का टाइम हो गया है। अगर आपने अपने रूम में अपने आसपास अंधेरा नहीं किया है, आप फोन देख रहे हैं, तो माइंड को तो मैसेज जाएगा ही नहीं कि ये रात हो गई है और ये सोने का समय है, तो वो आपको आपके मेलाटोनिन हार्मोन को सीक्रेट नहीं करेगा। तो अगर मेलाटोनिन सीक्रेट नहीं होगा तो आपको नींद भी अच्छे से नहीं आएगी। तो ये क्रम है
इसमें हमेशा ज्ञानेंद्रियों का बहुत यूज होता है। आपके आंख, नाक, कान, इनको आप कैसे यूज कर रहे हैं। ज्ञानेंद्रियां ही, आपके सेंस ऑर्गन्स ही समझते हैं चीजों को और वही ब्रेन को मैसेज भेजते हैं जो भी आप काम करते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे आपको सेंस ऑर्गन्स को रिलैक्स करना है, अपनी ज्ञानेंद्रियों को। तो ज्ञानेंद्रियां, अगर आंखें बंद हैं, आंखों को आप कोई स्क्रीन नहीं देख रहे हैं कुछ, है ना, तो उससे आपका माइंड रिलैक्स होने लगता है। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर विद्या नायर के मुताबिक सोशल मीडिया से ज्यादा इस्तेमाल से सोशल मीडिया की लत लग सकती है, जो इन दिनों मानसिक स्वास्थ्य की आम समस्या हो गई है। डॉक्टर बताती हैं कि सोशल मीडिया की तरफ लोगों के जाने का मुख्य कारण है कमेंट्स, शेयर की शक्ल में मिलने वाली तत्काल मान्यता, और इससे शरीर में डोपामाइन के नाम से जाने वाला हैप्पी हार्मोन जारी हो जाता है, जो लोगों को बार बार सोशल मीडिया की तरफ ले जाने को प्रेरित करता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, सेरोटोनिन भी एक हैप्पी हार्मोन है, उसी तरीके से डोपामाइन भी एक हैप्पी हार्मोन है। डोपामाइन जो हमारी इंदिरा जी, आप अपना माइक ऑफ करिए। तो जो डोपामाइन है, देखिए अलग अलग जो हार्मोन्स हैं, हैप्पी हार्मोन्स हैं, इनके भी अलग अलग फंक्शन है। जो डोपामाइन है ये आपको आपके लक्ष्य की तरफ लेकर जाता है, उसकी तरफ मोटिवेट करता है काम करने के लिए, और आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन और खुशी महसूस होती है जब आप अपने लक्ष्य की तरफ काम कर रहे हैं। उसके लिए आपके माइंड को क्रिएटिव बनाता है डोपामाइन हार्मोन। और जब आप बार बार सोशल मीडिया पर या किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो उसके लिए वो एक क्रिएटिविटी है, जो कि एक गलत तरीके से, कई बार टेम्परेरी रूप से वो डोपामाइन रिलीज होता है, लेकिन वो आपको आपके लक्ष्य से हटाता है और आपके हैप्पी हार्मोन्स को धीरे धीरे डाउन करने लगता है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से ये हार्मोन्स जो हैं, जैसे यहाँ पे बताया मैंने कि सोशल मीडिया में क्या होता है, कमेंट्स, शेयर, ये उसको एक लक्ष्य की तरह मानने लगता है माइंड, और उससे प्रभावित होने लगता है, उसको उससे खुशी मिलने लगती है ना, क्योंकि वो उसने अपना लक्ष्य मान लिया। तो क्या, लेकिन लाइक्स, कमेंट्स, शेयर आपके जीवन का लक्ष्य हो सकते हैं? तो ये अगर आपके एम है, गोल है, तो ये तो आपको कहीं भी नहीं लेके जाएंगे, आपको आपके जो जीवन के लक्ष्य हैं उससे भटका देते हैं, और आपको सिर्फ लाइक्स और कमेंट्स में खुशी मिलने लगती है। तो डोपामाइन का जो काम है वो है लक्ष्य की तरफ माइंड को क्रिएटिव बनाना और उधर की तरफ सोच रखना। तो आप अपने माइंड को अगर अच्छे काम का उद्देश्य देंगे कि आपके जीवन का उद्देश्य ये है, तो आपका माइंड उसी के अनुसार जो है विचार पैदा करेगा, और उसी से आपको फिर खुशी मिलनी शुरू होती है। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि आपको इन चीजों से खुशी अगर मिल रही है तो उससे आपको बाहर आना चाहिए, और ये आपको आपके रियल उद्देश्य से भटका देते हैं। ठीक है, आपको उस टाइम तो फील होएगा, वाओ इतने शेयर हो गया, इतना ये, लेकिन ये एक असली उद्देश्य नहीं है जीवन का। और फिर क्या होता है, बार बार आपको वही काम करने का मन करता है, तो इसीलिए आप बार बार उसको रिपीट करते हैं, बार बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और क्लिक करते हैं, देखते हैं। तो ये क्योंकि माइंड ने उसको अपना उद्देश्य मान लिया और उसी से उसको खुशी भी मिल रही है। तो यहाँ पे आपको अपने माइंड को समझाना पड़ेगा कि ये लाइक्स, शेयर आपके जीवन का उद्देश्य नहीं है। आपका जीवन का उद्देश्य जो है उसकी तरफ आगे बढ़े। तो जब आप उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे तो उससे पॉजिटिविटी आएगी, उसके द्वारा आपको मन को अच्छा लगना शुरू होगा। तो इस तरीके से ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं। लत के नतीजे से दिमाग और शरीर की सेहत होती है प्रभावित। किसी भी चीज का एडिक्शन तो खराब ही होता है, चाहे सोशल मीडिया का हो, चाय का हो, कॉफी का हो, है ना। तो किसी भी चीज का जो एडिक्शन है वो तो गलत ही होता है। यानी कि आप जब बार बार आप जानते हुए भी कि ये चीज आपके लिए सही नहीं है और उसके बावजूद भी बार बार आप उसी काम को दोहराते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, एडिक्शन।
डॉक्टर ने सुझाव दिया कि मानसिक सेहत में सुधार लाने के लिए उपाय करने में देर नहीं करनी चाहिए। सोशल मीडिया के इस्तेमाल को कम कर शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा इससे आपको दूसरी गतिविधियों में शामिल होने का समय भी मिलेगा। तो क्योंकि जो मैक्सिमम टाइम आपका सोशल मीडिया पे वेस्ट हो रहा है, तो अगर आप सोशल मीडिया पे कम जाएंगे तो वही टाइम आप दूसरे काम में यूटिलाइज कर पाएंगे और वो आपके अंदर सकारात्मकता लेकर आएगा। आपको जीवन में कुछ लक्ष्य की प्राप्ति होगी जब आप कुछ अलग करेंगे, है ना। इससे कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, आपको पता चलता है। आप घंटों देखने के बाद फिर आपको एहसास होता है, ओ मैंने तो 1 घंटा फोन देख लिया। फिर आपको नहीं 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 अगली बार नहीं देखूंगा या देखूंगी। फिर थोड़ी देर फिर आप वैसे ही ले लेते हैं, तो फिर आप भूल जाते हैं। फिर 1-1.5 घंटे तक फोन देखते रहते हैं। फिर आपको 1-1.5 घंटे के बाद ध्यान आता है, अरे बाप रे मैंने तो 1-1.5 घंटा खराब कर दिया। इतने टाइम में तो मैं ये कर सकता था या कर सकती थी। लेकिन फिर आपको थोड़ा गिल्टी फील भी होता है और आप नेक्स्ट सोचते हैं कि नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे, लेकिन फिर से वही एडिक्शन इतना है। हार्मोन्स उस तरीके से सीक्रेट होते हैं कि वो आपको पुश करते हैं कि आप जाइए फिर से देखिए क्या हो गया, फिर कितने लाइक्स आ गए, कितने कमेंट्स हो गए, है ना। तो ये बार बार फिर वो क्रम चलता चला जाता है। वहां पे ऐसा तो कोई दुनिया में उलट पुलट 2 मिनट में, 10 मिनट में, आधे घंटे में नहीं हो जाता, लेकिन फिर भी आप उधर जाते हैं बार बार देखने के लिए। तो ये कैसा क्रम है, तो आपको अपने माइंड को समझाना पड़ेगा कि आपके जीवन का असली उद्देश्य ये नहीं है। जो असली उद्देश्य है उसके लिए माइंड में सोच और विचार लेकर आए। कि सोशल मीडिया पर आने वाला फीडबैक वास्तविक नहीं होता। दूसरे उपाय के तौर पर आप नए शौक की तलाश कर सकते हैं। आप ऐसी गतिविधि या शौक को अपनाएं जिसमें स्क्रीन टाइम शामिल ना हो, यानी कि मोबाइल का इस्तेमाल ना करना पड़े। तो कई बार हम सोचते हैं कि चलो सोशल मीडिया देख रहे, बट फोन से कुछ और काम करने लगते हैं। तो ऐसा काम या ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जिसमें फोन का यूज ही नहीं हो, ठीक है। तो वो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा और थोड़ा थोड़ा टाइम उसमें देना पड़ेगा। फिर आपको उसमें जब पॉजिटिविटी आने लगेगी, माइंड में क्रिएटिविटी आने लगेगी, तो फिर समय उसमें बढ़ता चला जाता है। बुक्स पढ़िए, ज्ञानवर्धक चीजें सीखिए, कुछ क्रिएटिविटी नई नई चीजें सीखिए, है ना। जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो उस चीज को सीखिए। सोशल मीडिया के इस्तेमाल में कटौती लाने की खातिर आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन आपके दिमाग को शांत रखने में मदद करता है। अगर आप की स्थिति बेकाबू होती है या आप अपनी स्क्रीन टाइम को कम करने में सक्षम नहीं है, तो प्रोफेशनल की मदद से भी छुटकारा पाने की कोशिश कर सकते हैं। सही समय पर मदद लेना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा है, ठीक है। तो हिचकिचाना नहीं चाहिए कि अच्छा हम किसी की हेल्प ले रहे हैं, ऐसा कुछ। तो इस तरीके से कभी भी उसको पहले अपने माइंड को अपना एक एम बनाइए, अपना लक्ष्य बनाइए और उसकी तरफ काम करने का धीरे धीरे प्रयास शुरू करें, तो अपने आप आपका टाइम घटना शुरू हो जाएगा। मानसिक स्वस्थ मनोविकास के लिए अभ्यास एवं प्रक्रिया। स्वस्थ मनोविकास के लिए जो अभ्यास और प्रक्रिया फलीभूत सिद्ध हुई है वह इस प्रकार है। आवेगों को वश में रखने का अभ्यास करना और उसे किसी सुकार्य की ओर प्रेरित करना। जैसे कि मैंने कहा कि अपनी एनर्जी को, अपने जो आपको बार बार लगता है कि इस फोन चलो देखते हैं क्या हो गया, उसको कंट्रोल करें और उस एनर्जी को दूसरे काम में, अच्छे काम में यूटिलाइज करने की कोशिश करें। छोटी मोटी घटनाओं से अपने आप को व्यथित ना होने देंगे। देखिए दुनिया है, दिन अगर आप छोटी छोटी चीजों से, उस पर आपको सब कुछ दिख रहा है, तो आप छोटी छोटी चीजों से प्रभावित हो जाते हैं और आपके अंदर नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है। तो जितना कम देखेंगे उतनी आपको पता कम चलेगा और उतना ही आप प्रभावित भी कम होंगे। तो इस तरीके से आप जितना थोड़ा डिस्टेंस बनाते जाएंगे और वो आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रखता जाएगा। व्यर्थ की चिंताओं से छुटकारा पाने के लिए भय पर विजय पाना। कई बार हमारे अंदर डर आने लगता है, अननेसेसरी डर, कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो वो डर
आपके अंदर चिंताओं को पैदा करता है ना। डर सबसे बड़ा एक दोष है, हमारे मन का सबसे बड़ा दोष है। तो डर पर विजय पाने के लिए भी आपको नियमित रूप से योग करना चाहिए। योग आपके जितने भी मन के दोष हैं उनको दूर करने में मदद करता है। वास्तविकता का आवश्यक दृढ़ता से सामना करना, जो भी वास्तविकता है, प्रेजेंट की जो भी सिचुएशन है, कंडीशन, उसका दृढ़ता से सामना करना। अगर आप वो सामना कर सकते हैं तो आप मानसिक रूप से आप दृढ़ भी बनेंगे, आप स्वस्थ भी होंगे और मानसिकता आपकी बेहतर होगी। किसी भी सिचुएशन से घबराने से कोई आपको फल नहीं मिलेगा और आप मानसिक रूप से बीमार हो जाओगे। तो अपने आप को उस परिस्थिति में स्ट्रांग बनाए रखना और उसका परिस्थिति का सामना करना। अपनी सामर्थ्य पर विश्वास रख स्वावलंबी बनना। जो आपकी शक्ति है, सामर्थ्य है, उस पर विश्वास रखना और अपने आप पर। हर किसी को लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, उसने कर लिया पर मैं नहीं कर पाऊंगा, वो आपके अंदर नहीं होना चाहिए। आप कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हर कोई व्यक्ति अपनी क्षमता को पहचान कर काम करना शुरू करे। सफलता बाद में मिलती है, पहले काम करना तो शुरू करिए। काम जब आप करना शुरू करेंगे तो उससे आपके अंदर झिझक दूर होगी, ठीक है। तो जब झिझक दूर होती है तो आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उस काम को आप बहुत बेहतर तरीके से शुरू ही नहीं करेंगे तो सक्सेस का तो कोई चांस ही नहीं है। अगर आप शुरू तो करिए काम को, कभी भी ये सोच के नहीं कि क्या होगा, कोई क्या कहेगा। अगर आपका काम सही है तो उसको बिल्कुल फ्री माइंड से पहले ही दिन से शुरू कर देना चाहिए। दूसरों के विचारों का आदर करना, दूसरे क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, उनकी बात को भी समझना चाहिए कि अगर कोई आपको कुछ कह रहा है या कुछ सोच रख रहा है सामने वाला, तो उसकी क्या सोच है, उसमें भी आपका उसकी सोच का भी सम्मान करना चाहिए, समझना चाहिए सामने वाले की बात का भी। अपने विचारों का व्यवस्थित रूप से नियमन और नियंत्रण करने का अभ्यास करना और उनको किसी कल्याणकारी लक्ष्य की ओर प्रेरित करना। तो अपने जो विचार हैं उन्हें व्यवस्थित रूप से नियमन और नियंत्रण आपका जरूर होना चाहिए और उन्हें कल्याणकारी, अपनी एनर्जी को, अपने विचारों को अच्छे कामों में लगाइए, है ना। सिर्फ सारा दिन परेशान होना, इसने ये बोल दिया, उसने बोल दिया, सारी तो एनर्जी आप इसी में वेस्ट कर देते हो, तो फिर कुछ जीवन में क्या लक्ष्य प्राप्त करोगे, है ना। उससे कुछ हासिल तो आपको होगा नहीं, तो बस आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा और जीवन के लक्ष्य की तरफ आप बढ़ेंगे ही नहीं कभी भी। जीवन के प्रति वास्तविकतापूर्ण दार्शनिक दृष्टिकोण अपनाकर सुख दुख में समत्व बुद्धि वाला अपने जीवन को सुखी और संतुष्ट बनाता है। सुख दुख में समत्व भाव वाला व्यक्ति, जो समान भाव रखता हो सुख और दुख में, ऐसा व्यक्ति जीवन में सुखी और संतुष्ट रहता है। विनोदशील प्रवृत्ति द्वारा जीवन की कठोरता और व्यग्रकारी समस्याओं को दूर करना। जब आपके अंदर पेशेंस होगा, धैर्य होगा, तभी आप जीवन की कठिनाइयों का सामना कर पाएंगे और उन समस्याओं से बाहर निकल पाएंगे। अगर आप वहीं घबरा जाओगे, वहीं लड़खड़ा जाओगे, तो आप लड़ ही नहीं पाओगे। लड़ने के लिए तो जरूरी है हिम्मत का अपने अंदर होना और खड़े होकर हर सिचुएशन का सामना करना। चित्त को एकाग्र कर अपने कार्य रुचि, उत्साह और तल्लीनता उत्पन्न करना। चित्त को एकाग्र, चित्त के दोष को दूर करें। चित्त के जितने दोष हैं, डर, भय, चिंता, जेलसी, गुस्सा, ये दोष हैं, इनको दूर करें। फिर एकाग्रता लाएं और फिर अपने काम पे फोकस करें और लग जाएं। तो इस तरीके से आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति भी करेंगे और जो आपकी बुरी आदतें हैं वो भी छूट जाएंगी। मानसिक स्वास्थ्य के विशेषज्ञों की व्यवस्थानुसार सुदृढ़ मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण इस प्रकार हैं। वह वास्तविकता का ध्यान रख अपने लक्ष्य को निर्धारित करता है। जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है, उसके क्या लक्षण होते हैं? वह वास्तविकता को समझता है कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या है और उसी
को ध्यान में रखते हुए अपना लक्ष्य बनाता है। ठीक है, लक्ष्य ऐसा नहीं कि जो मेरा मन किया, जो परिस्थितियां हैं, जिस परिस्थितियों में आप हो, आप क्या कर सकते हो, आपकी क्या क्षमता है, उस सब चीजों को समझिए। ऐसा नहीं कि अच्छा उसने ये किया चलो मैं भी करता हूँ, अच्छा उसने ये किया चलो मैं भी, ऐसा नहीं होता। आप अपनी वास्तविकता समझिए, अपनी क्षमता समझिए, अपनी सिचुएशन समझिए और उसके अनुसार फिर अपने लक्ष्य निर्धारित करें और उसकी तरफ बढ़ें। किसी को देख के कभी प्रभावित नहीं होना चाहिए, मतलब प्रभावित इन द सेंस अपने लक्ष्य नहीं बनाने चाहिए किसी और को देख के। अपनी क्षमता, अपनी को देख के अपने लक्ष्य बनाने चाहिए, ना कि दूसरों को देख के लक्ष्य। अगर आप दूसरों को देख के लक्ष्य बनाओगे तो आप उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाओगे, क्योंकि हो सकता है कि वह क्षमता आपके अंदर है या नहीं है, उस व्यक्ति के अंदर तो थी, इसलिए उसने वो लक्ष्य हासिल किया। ठीक है, तो आपके अंदर हो सकता है दूसरे कोई क्षमता हो, तो आप अपनी क्षमता को पहचाने। इसीलिए होता है कि अपनी क्षमता को पहचान कर उसके अनुसार निर्णय लें, उसके अनुसार चलें, तो आप अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति जरूर कर पाएंगे। दूसरों से आप ये सीख सकते हैं कि उसने अपने काम में कितनी मेहनत की, उसने अपने काम में कितना टाइम लगाया, उसने उसका बिहेवियर कैसा था अपने काम को लेकर, तो वो चीजें आप सीख सकते हैं, पर लक्ष्य आपके अपने हों। ठीक है, कितने समय आपके काम को जरूरत है, आपको जरूरत, आपके काम को जरूरत है, अभी शुरू में हो सकता है 10 घंटे 8 घंटे आपके काम की, आप काम कर रहे हो 2-3 घंटे, तो कैसे सफलता और लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो यानी कि आपका काम आपसे डिमांड कर रहा है कि आप 8-10 घंटे उसमें दें, सीखें, समझें, मेहनत करें। तो हर चीज को समझना पड़ता है और उसके अनुसार काम करना पड़ता है। वह अपनी योजना पहले ही निश्चित कर लेता है, किंतु भावी से भयातुर नहीं होता। अपनी एक तो प्लानिंग, ऐसा नहीं होता कि कुछ भी चलो ये कर लो, प्लानिंग के साथ, और वो भी बुद्धि के साथ, ऐसा हर चीज को सोच समझ के अपने जीवन अपने अनुसार, अपने अपने मतलब अपने मतलब अपना अपने अपने परिवार के अनुसार ही अपने निर्णय लें, अपनी जो है प्लानिंग वो करनी चाहिए। वह नित्य कहीं उठने वाली समस्याओं का सामना करता है। जब भी आप कोई काम करेंगे तो परेशानियां तो आएंगी, वो भी आपको पता होना चाहिए, और उन समस्याओं का सामना करने की क्षमता भी आपके अंदर होनी चाहिए कि डेली कोई ना कोई नया चैलेंज आएगा और उस चैलेंज को पूरा करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। तो जब अगर आप उनसे भी घबरा जाओगे समस्याओं से, तो भी आप जो है अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। तो चैलेंजेस को समझें, उसको कैसे ठंडे दिमाग से समझ के कि इसका कैसे सॉल्यूशन हो सकता है। वह अन्य पुरुषों के प्रति रुचि और विश्वास रखता है और समझता है कि किसी भी उसके प्रति रुचि और विश्वास की भावना रखते हैं। देखिए, एक दूसरा एक चीज और होनी चाहिए कि कभी भी अपने आप को ये नहीं कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं या सब मुझे सब पता है। आपके अंदर एक सीखने की वो खाली होनी चाहिए, जगह खाली होनी चाहिए। जब तक वो जगह खाली बनी रहेगी तब तक आप सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। जिस दिन आपने वो जगह आपकी भर गई, ठीक है, कि कुछ भी सीखने की जगह ही नहीं है, आपको लगता है आप सब कुछ जानते हैं, सब कुछ आता है, क्या करना सीख के, अब इतना सीख तो लिया, इसी से काम चल जाएगा, नहीं, तो वहीं आप अपने लक्ष्य से पीछे हटना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि दुनिया में आगे वही बढ़ता है जो निरंतर सीखता रहता है, जो अपडेट होता रहता है, जो आगे सीखता रहेगा वही आगे बढ़ता रहेगा। अगर आपने सीखना छोड़ दिया, अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे बहुत आता है, मैं बहुत, तो वो एक सीखने वाली भाव अपने आप को हमेशा एक उसमें रखना चाहिए कि सीखने की आपके अंदर वो होनी चाहिए कि सामने, कि अगर मुझे कहीं सीखने से मिल रहा है तो मैं उसको सीखूं, ग्रहण करूं, उसे हिचकिचाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो आप बुक्स पढ़िए, बुक्स आपको बहुत ज्ञान देंगी, जो भी आप कर सकते हो, तो अपने ज्ञान को नित्य प्रति बढ़ाते रहिए, हमेशा बढ़ाते रहिए। कभी उसकी आपको जितना पढ़ोगे तो उतना ही और लगेगा कि अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ। हमें जब भी लगता है ऐसा कि हमें सब कुछ आ गया, जब आप
के अंदर जगह ही नहीं है, आप कुछ सीखना ही नहीं चाहते तो कुछ भी नहीं सीख पाएंगे आप। वह अपनी योग्यता और क्षमता को न तो अत्यधिक उत्कृष्ट न ही हीन समझता है। देखिए उत्कृष्ट तो मैंने बता दिया, उत्कृष्ट भी नहीं ऐसे कि मैं सबसे इंटेलिजेंट हूँ, सबसे ज्ञाता हूँ, लेकिन हीनता भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी चीज को जानते हो तो उसके प्रति आपके अंदर हेजिटेशन और हीनता भी नहीं होनी चाहिए। आप अगर किसी चीज को जानते हो तो उसके प्रति भी आपके अंदर खुशी, आपके अंदर एक गर्व होना चाहिए कि हाँ ये आप आता है और उसका आप भी लाभ ले रहे हैं और उससे दूसरों को भी आप लाभ पहुंचा रहे हैं। ठीक है, ना ही ऐसा आपके अंदर अहंकार या घमंड आना चाहिए कि आप ही जानते हैं बस सब कुछ और आप ही कर सकते हैं, और ना ही आपके अंदर हीन भावना होनी चाहिए। तो ये दोनों ही सम होने चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो जब बैलेंस्ड रहोगे तो हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। वह अपना भला बुरा सोच सकता है और स्वयं ही अपने कर्तव्य निश्चित करता है, और अपने कर्तव्य से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जहां आपकी जरूरत है, जहां आपका रोल है, उस रोल को हमेशा पूरा करें। हर व्यक्ति के अनगिनत रोल होते हैं, तो उन हर रोल को समझना चाहिए कि ये रोल फैमिली में, सोसाइटी में, फ्रेंड्स में, घर में, जहां आप काम करते हैं, हर जगह आपका एक रोल होता है और उस रोल को आपको भी पता है कि ये मेरा रोल है। पर जब आप उससे आंखें बंद करते हो तो वो भी एक अच्छे व्यक्ति की पहचान नहीं होती कि कोई और कर लेगा। तो वो भी आपको हमेशा आपके लक्ष्य तक पहुंचने से रोकता है। जो भी आपका कर्तव्य है उसको समझिए और उससे पीछे कभी नहीं हटना चाहिए अपने कर्तव्य से। ऐसा भी ना हो कि मतलब बस सब कुछ ही आप कर रहे हो, बट हाँ जो आपका कर्तव्य है उसे आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। वह अपने परिवेश एनवायरमेंट को यथासंभव अपने अनुकूल बना लेता है और आवश्यकता पड़ने पर स्वयं उससे सामंजस्य स्थापित कर लेता है। वातावरण आपके अनुकूल हो या नहीं हो ऐसा हर बार संभव नहीं है, पर वातावरण को अपने अनुकूल बनाना पड़ता है कई बार। तो उसके लिए आपके अंदर समझ होनी चाहिए। कई बार हर जगह जैसे उससे नहीं होता, कई बार आपको पेशेंस दिखाना पड़ता है, कई बार आपको धैर्य रखना पड़ता है, कई बार आपको बहुत पोलाइट बिहेवियर रखना पड़ता है, कई बार आपको समझाना पड़ता है लोगों को। तो अलग अलग उससे आपको एनवायरमेंट को, वातावरण को अपने अनुकूल बनाना पड़ता है। तो वो चीजें हैं, वो पेशेंस के साथ आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपके अंदर धैर्य है तो आप अपने अनुकूल वातावरण बना लेंगे। अगर आपने जल्दी दिखा दी, हड़बड़ी दिखा दी, तो वातावरण आपके अनुकूल नहीं हो पाएगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण देती हूँ, जैसे अगर एक लड़की की शादी होती है तो वो एक नई फैमिली में आती है, तो अगर वो पेशेंस के साथ उस वातावरण में ढलने की कोशिश करती है तो वातावरण धीरे 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 अनुकूल हो जाता है। लेकिन अगर वह उस वातावरण में ढलने की कोशिश नहीं करेगी, कोशिश बिल्कुल ही नहीं करेगी, तो वो कभी उस वातावरण को अपने प्रति अनुकूल नहीं बना पाएगी। तो ऐसा नहीं मैं कह रही कि हमेशा चीजें, बट 99% आप एक नहीं नए उसमें वातावरण में आए हैं तो समय चाहिए होता है, धैर्य चाहिए होता है और उस वातावरण में ढलने की कोशिश, प्रयत्न होने चाहिए। कि ऐसा सिर्फ एक जगह नहीं, आप नए ऑफिस में गए हैं, आप जहाँ काम कर रहे हैं वहां भी वातावरण आपको आपके अनुकूल नहीं मिलता है, तो आपको वातावरण बनाना पड़ता है अपने अनुकूल, है ना। तो हर जगह आपको प्रयास करने पड़ते हैं अपने अनुकूल चीजें बनाने के लिए। तो ऐसे अलग अलग तरीके होते हैं और आपको हर अच्छा काम करके, अच्छे बिहेवियर के साथ, है ना, अपने अपने जो विचार हैं उनको रखना। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे तरीके हैं। मानसिक समझदारी के साथ आप उस नए वातावरण में अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं, तभी ढल पाते हैं। हम वह मानव नहीं ममतत्वशील होता है और दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखता है। ऐसा नहीं कि किसी की फीलिंग को नहीं समझना, सामने
लोग क्या चाह रहे हैं, तो सबकी फीलिंग को समझने की क्षमता भी व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। वह व्यक्ति संतोषी प्रसन्नचित्त रहता है, भय, क्रोध, प्रेम, द्वेष, निराशा, अपराध, दुश्चिंता और आदि आवेगों से व्यथित नहीं होता। तो ये हमारे मन के दोष हैं जिनको मैंने अभी बताया। तो मन के दोष नहीं होते उस व्यक्ति के अंदर, जैसे भय, क्रोध, प्रेम। प्रेम मतलब अत्यधिक प्रेम, बहुत ज्यादा एक्सेस, तो वो भी। द्वेष मतलब किसी से बैर रखना, निराशा, अपराध, जेलसी की भावना, ये सब मन के दोष हैं। तो अगर ये दोष आप के अंदर हैं तो ये आपको रोकते हैं। अगर नहीं है तो आप संतोषी और प्रसन्नचित्त रहेंगे। जिनके अंदर भी ये भाव होते हैं वो व्यक्ति कभी खुश नहीं दिखाई दे सकता। वह नई अनुभूतियों और विचारों का स्वागत करता है। नई नई जैसे जनरेशन गैप है, अब आपको मतलब जनरेशन के साथ आपको भी थोड़ा सा आगे चलना, बदलना पड़ता है ना। तो नई अनुभूतियां, नए विचार, नई जनरेशन को समझना, ऐसा नहीं होता है कि बस अपनी एक पत्थर की लकीर, नहीं ऐसे तो ऐसे ही है, ऐसे नहीं है। तो नए बच्चों को समझिए, उनकी क्या सोच है, नई जनरेशन को समझिए। और ऐसा नहीं होता कि हर नई जनरेशन की हर चीज ही गलत होगी। तो वो हमारे से ज्यादा बेहतर माइंड के साथ पैदा हुए बच्चे हैं, उनकी सोच हमारे से कई गुना आगे होती है। तो हमेशा उनकी पॉजिटिव चीजों को भी देखिए कि वो हर चीजों को, जो हमारे अंदर पॉजिटिव है उनको दीजिए, पर जो उनके अंदर पॉजिटिव है उनसे भी लेने की कोशिश करें और उनके विचारों को हमेशा समझने की कोशिश करें। जनरेशन्स तो चेंज होती रहेंगी और गैप थोड़ा तो बना रहेगा, बट अगर आप उस गैप को भरने की कोशिश कर, बच्चों को आप पीछे नहीं खींच सकते, आप आगे बढ़ सकते हैं, है ना। थोड़ा उनको अपनी चीजें समझाइए और थोड़ी उनकी चीजें भी समझिए, तो तब जाके वो गैप कम होता है। ठीक है, अगर बस आप अपनी चीजें उन्हें समझाते रहोगे तो गैप और बढ़ता चला जाएगा। तो बच्चों को हमेशा केवल अपनी चीज नहीं समझानी चाहिए कि तो वो गैप बढ़ जाता है। अगर बच्चे टेक्नोलॉजी कितने अच्छे से चीजें समझते हैं, कितना अच्छे से हैंडल करते हैं, हर चीज को सीखने की क्षमता उनकी कई कई गुना ज्यादा है, तो उन चीजों को सीखिए उनसे, उसमें भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। तो जहां पे भी आपको लगे तो नेक्स्ट जनरेशन को समझने की कोशिश करें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो आपका अच्छी चीज है वो उनको दीजिए, जैसे आपके अंदर पेशेंस है, अनुभव है लाइफ का, तो वो उनको समझाते रहिए बस। तो उसमें भी समझाने के तरीके होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि बस आप उनको एक लेसन की तरह पढ़ाएं। तो उनको चीजें बस बताते रहिए, जब आप उनको बस चीजें बताते रहोगे तो वो उनके अंदर ऑटोमेटिकली जाती रहेगी, अपने आप जाती रहेगी। अगर उनको आप स्ट्रिक्टली कहोगे कि नहीं ऐसे ही करना है, ऐसे ही होना है, तो वो एक गैप क्रिएट करता है। अगर आप उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें बताओगे उस काम के, अगर आप उनको समझा रहे हो कि ऐसे नहीं करना चाहिए, तो उसके प्लस माइनस उनको बता दीजिए। बहुत समझदार हैं, बहुत आसानी से समझ जाते हैं। तो उनको समझाने के लिए भी आपको सिर्फ ऐसे नहीं कि उनको आप ऐसे नहीं कह सकते कि आगे मत जाओ गिर जाओगे, ऐसे नहीं, उनको ये भी बताना पड़ेगा क्यों गिर जाओगे। अगर आप उनको ये बता दोगे कि क्यों गिर जाओगे तो वो बिल्कुल आपकी बात तुरंत मान जाएंगे। तो अगर आप ये कहोगे कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं जाना आगे, क्यों नहीं जाना ये आप नहीं बता पा रहे हो, तो वहां फिर प्रॉब्लम आती है। तो ऐसा नहीं, तो वहां पे आपको समझाना पड़ेगा। और व्यक्ति को उसके दोष और गुण दोनों के साथ स्वीकार करना चाहिए। हर व्यक्ति के दोष भी होते हैं और उसके अच्छे गुण भी होते हैं। तो जब आप मनुष्य को उसके दोष और गुण दोनों के साथ स्वीकार करते हैं तो आप का जो है हर चीज, हर जगह जो हर रिलेशन है वो सही चलता है। तो अगर आप किसी के केवल जो है गुण को तो स्वीकार कर रहे हैं पर उसके दोष को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो वहां प्रॉब्लम आती है।
तो हर व्यक्ति के अंदर गुण भी होते हैं, दोष भी होते हैं। तो गुण और दोष दोनों को स्वीकार, गुण दोष स्वभाव आचरण, तो ये सब चीजें स्वीकार करके ही चीजें चलती हैं। तो यहाँ पर लास्ट में आ जाते हैं और माता पिता तथा अन्य व्यक्तियों के संपर्क से बालक में व्यक्तित्व का विकास होता है और उसकी धारणाएं दृढ़ हो जाती हैं। मानसिक स्वास्थ्य की दशा में 5 व्यवस्थित विचारधारा, विनोद 7 विनोदशीलता तथा जीवन के प्रति रुचि, आत्म गौरव का भाव, सहिष्णुता और दूसरों के विचारों का आदर, जीवन के प्रति उद्देश्य सुद्देश्यपूर्ण दार्शनिक दृष्टिकोण, अपने कार्य में मनोयोग, तल्लीनता, साहस और स्वावलंबन की वृद्धि। अपने कार्य में तो तल्लीनता और एकाग्रता होनी चाहिए, दूसरों के प्रति सम्मान और उनके विचारों को समझने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, एकाग्रता आपके काम के लिए हो, दूसरों को के विचारों को समझने की क्षमता आपके अंदर हो, साहस हो, स्वावलंबन की वृद्धि हो कि धारणाएं स्वभावतः पुष्ट होने लगती हैं। अवस्था दशा में इनका भाव सा होता है और शिक्षा और अभ्यास द्वारा इन समस्त भाव को अपनाना चाहिए। आज हम यहीं तक रखेंगे और